नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ करंट अफेयर्स टुडे। आज तारीख है आपकी 11 फरवरी 2021 और आज की जो मुख्य खबरें हम उनसे शुरुआत करते हैं। तो आपकी पहली खबर बात करती है कि पीएम मोदी ने किया विश्व स्तरीय विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन। तो जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व स्तरीय विकास शिखर सम्मेलन 2021 यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का उद्घाटन किया है। और जो उसका थीम है वो है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। तो मुख्य बिंदु यही रहे कि यह वर्ष शिखर सम्मेलन के 20वें संस्करण को चयनित करेगा और ये 10 से 12 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए सरकारों, शिक्षाविदों और व्यापारिक नेताओं, जलवायु वैज्ञानिकों, सिविल सोसाइटी और युवा को एक साथ लाने के उद्देश्य से किया जाएगा। तो इस शिखर सम्मेलन में जलवायुविद, परिपत्र, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और उद्योग, संक्रमण अनुकूलन और लचीलापन, प्रकृति आधारित समाधान, स्वच्छ महासागरों और वायु प्रदूषण इत्यादि विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए अगली खबर है आपकी कि बायो एशिया 2021। तो देखिए, बायो एशिया का जो 18वां संस्करण है वो 22 फरवरी 2021 से 23 फरवरी 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन जो है वो मूव द नीडल थीम के तहत किया जाएगा। तो इस साल बायो एशिया इवेंट कोविड-19, फार्मा, मेडटेक और वैश्विक स्वास्थ्य पर केंद्रित होगा और इस आयोजन में कई प्रकार के पैनल शामिल होंगे। तो पैनल इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कैसे कोविड-19 महामारी के कारण जीव विज्ञान उद्योग में किस प्रकार के बदलाव आए हैं। तो इस इवेंट जीवन विज्ञान उद्योग के लिए महत्व के विषयों पर चर्चा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा और ये जो आयोजन है वो एक सत्र मेडिकल टेक्नोलॉजी की संभावनाओं पर केंद्रित होगा और जो भारत के लिए अगला बड़ा अवसर बन रहा है। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आयातक की बजाय निर्यातक बन सकता है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए तो केंद्र सरकार ने 10,000 किसान उत्पादन संगठनों का गठन और संवर्धन योजना लॉन्च की है। तो भारत सरकार ने एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है जिसे 10,000 किसान उत्पादन संगठनों यानी कि FPO का गठन का और संवर्धन यानी कि फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPOs नाम दिया है। तो यह योजना पूरे भारत में 10,000 नए FPO के निर्माण और संवर्धन के लिए एक स्पष्ट रणनीति और प्रतिबंध संसाधनों के साथ शुरू की गई है। तो FPO बनाने के लिए करीब 6,865 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और यह योजना इसीलिए शुरू की गई है क्योंकि कृषि क्षेत्र आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके अलावा भारत 2022 तक अपने कृषि निर्यात को दोगुना करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन भारत में करीब 86% से अधिक किसान छोटे और सीमांत हैं। उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक बेहतर प्रौद्योगिकी, साख इत्यादि सुविधाओं का आवश्यकता है और इससे उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए अगली खबर है आपकी कि तुर्की ने नए अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है। तो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने 9 फरवरी 2021 को अपने देश के महत्वाकांक्षी 10 साल के अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है। तो इस अंतरिक्ष कार्यक्रम में चंद्रमा के लिए एक मिशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार, उपग्रह प्रणालियों का विकास और अंतरिक्ष में तुर्की के अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना शामिल
है। तो इस मिशन को क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका में तुर्की को जगह देने के लिए राष्ट्रपति की दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है और तुर्की अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ तुर्की के नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। तो तुर्की दूसरे देशों के साथ मिलकर स्पेस पोर्ट बनाने का काम करेगा और यह उपग्रह प्रौद्योगिकी के संबंध में एक वैश्विक ब्रांड बनाना चाहता है। तो तुर्की ने वर्ष 2018 में अपनी तुर्की अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की थी। चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए तो अमेरिका फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होगा। यानी कि अमेरिका की जो बिडेन प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। अमेरिका ने वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में परिषद से हटने का फैसला लिया था और डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के साथ भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा भी की थी। तो इजराइल को किसी अन्य देश के मुकाबले में अब तक की सबसे अधिक संख्या में परिषद के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इसीलिए ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के साथ मुद्दे पर चर्चा की थी। तो यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर सरकारी निकाय है और यह एजेंसी दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने में शामिल है। यह एजेंसी मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों का अवलोकन करती है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए होप यूएई का मंगल मिशन। तो संयुक्त अरब अमीरत यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मंगल की कक्षा में होप नामक एक प्रोब को भेजा है। इसके साथ ही अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के बाद अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया है। तो इस अंतरिक्ष यान को 7 महीने पहले पृथ्वी ने लॉन्च किया था और कक्षा में अंतरिक्ष यान के सफल प्रक्षेपण के साथ यूएई के वैज्ञानिक अब ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर सकते हैं और इस अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की अंतरिक्ष में प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए 3 उपकरण है। होप अंतरिक्ष यान मार्स की शानदार हाई रेजोल्यूशन चित्र भी लेगा। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए बजट 2021 पंचायती राज मंत्रालय के लिए 913.43 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो केंद्रीय बजट 2021-22 में पंचायती राज मंत्रालय के लिए कुल 913.43 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था की गई है वह बजट के संशोधित अनुमान ये राशि 32% बढ़ी है। तो 14 करीब आपके 43 करोड़ रुपए में से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 569 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और यह राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना है और इस योजना के मुख्य जो घटकों में पंचायत भवन, प्रशिक्षित मानव शक्ति, कंप्यूटर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधा शामिल है। यह पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है। तो अगली और आखिरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हुए तो आपकी आखिरी खबर बात करती है कि 10 फरवरी यानी कि विश्व दाल दिवस। तो 10 फरवरी 2019 को प्रथम दाल दिवस के रूप में मनाया गया है और दालों के महत्व को रेखांकित करने के लिए वर्ष 2016 को अंतरराष्ट्रीय दालों का वर्ष घोषित किया गया है। तो दालें
पोषण तथा खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दाल दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव प्रेरित किया। तो पोषण यानी कि दालें पोषण से भरपूर होती हैं और इनमें प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है। यह उन क्षेत्रों के लिए विशेष उपयोगी होती हैं जहां पर मांस तथा दुग्ध उत्पादों की कमी होती है। तो दालों में वसा कम होता है और जबकि घुलनशील रेशे अधिक होती हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल तथा ब्लड शुगर को कम करने में भी काफी उपयोगी है और मोटापा कम करने के लिए भी दालें काफी उपयोगी साबित होती हैं। तो यही थी आज के लिए आप लोगों की हेडलाइंस। कल मैं आप लोगों के लिए और ऐसी नई खबरें लेकर आती रहूंगी। और गाइज ये जो खबरें हैं वो आपके यूपीएससी या फिर आपके बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय।